स्टूडेंट्स, मैंने रिपेन सिंह आज फिर आपके लिए जेईई मेंस फिजिक्स से संबंधित एक एमसीक्यू लेकर आया हूं जो कि लाइट सेक्शन से संबंधित है। रिफ्लेक्शन थ्रू लेंसेज को डील करने के क्रम में एक टॉपिक आता है लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसके अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट और कोई स्क्रीन को एक फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो लेंस के रखने की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन दोनों के बीच में कि उस ऑब्जेक्ट का एक रियल इमेज स्क्रीन पर कास्ट हो जाए तथा क्लियर कट इमेज प्राप्त हो। इसके लिए वो कौन सी संभावनाएं हैं जहां पर लेंस को रखा जा सकता है तथा लेंस की मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी हो सकती है या लेंस के फोकल लेंथ का रेंज क्या होना चाहिए कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच के दिए गए डिस्टेंस के लिए वह ऑब्जेक्ट का एक रियल इन्वर्टेड इमेज स्क्रीन पर बना सके। इसके लिए हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। A thin converging lens of focal length f is placed between an object and a screen fixed at a distance d apart। एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन d डिस्टेंस पर रखी गई हैं तथा उसके बीच में एक कन्वर्जिंग लेंस अर्थात फोकल लेंस रखा गया है। Then for the possible positions of lens at which a sharp image of the object is formed on the screen, the maximum possible focal length of the lens will be। मतलब एक d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स करके रखी गई है, उसके बीच एक फोकल लेंथ f का एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाना है जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो उसकी जितनी भी पॉसिबल संभावनाएं हो सकती हैं, पोजीशंस हो सकती हैं, उस जिसके कारण से स्क्रीन पर रियल इमेज बन सके, उसके लिए फोकल लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो वो निकालना है, जिसमें दिए गए ऑप्शंस हैं 4D, 3D, D/2 एंड D/4। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि मैक्सिमम फोकल लेंथ डिसाइड करेगा। मैक्सिमम फोकल लेंथ अर्थात जो भी कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा उसकी फोकल लेंथ उस मैक्सिमम से भीतर या वहाँ तक हो सकती है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसे, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक लेंस लिया गया, एक ऑब्जेक्ट है ए बी तथा एक स्क्रीन है जिस पर इसके रियल इमेज कास्ट हो रही, इन्वर्टेड इमेज कास्ट हो रही। इन दोनों के बीच स्क्रीन तथा ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी डिस्टेंस को d दिया गया है। तो मानते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से u है तो इमेज के डिस्टेंस d माइनस x हो जाएगा, अर्थात u इक्वल टू माइनस यू एंड v इक्वल टू d माइनस u प्लस लिया जाएगा। देन लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/v की जगह पर d माइनस u रखते हैं तथा u की जगह पर माइनस u रखते हैं। सिंपल कैलकुलेशन सही है, जिसमें स्क्रीन और ऑब्जेक्ट ए बी के बीच डिस्टेंस फिक्स है d, एक लेंस L है जिसकी फोकल लेंथ f है। उस फोकल लेंथ की मैक्सिमम फोकल लेंथ निकालनी है जहाँ तक फोकल लेंथ होने पर इसके बीच में कहीं भी रखे जाने पर इस ऑब्जेक्ट का रियल इमेज स्क्रीन पर बनता दिखाई पड़े। वो कौन सी स्थितियाँ हो सकती हैं, उसके लिए कौन से कंडीशंस होंगे, वो निकालना हमारा यहाँ टारगेट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d माइनस यू प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। देन दिस में भी रिटन एज u d माइनस यू, ये एलसीएम हो जाएगा लेफ्ट साइड का, बाएं साइड u d माइनस यू दैट इज इक्वल टू 1/f। u और माइनस यू कटने के कारण ऊपर बचेगा du, d बचेगा और नीचे जब इसको तोड़ेंगे तो ये du माइनस यू स्क्वायर आएगा 1/f। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं du माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू df। आफ्टर रीअरेंजिंग इसको हम लोग यू स्क्वायर माइनस du प्लस df लिख सकते हैं 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें वेरिएबल u है, d एंड df कॉन्स्टेंट्स है।
अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लिया जाए तो इससे कितने भी पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। तो रूट्स निकालना हो, रूट्स या वैल्यूज ऑफ ओ यू निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसके अनुसार फार्मूला था माइनस बी के जगह पर माइनस डी है, ये माइनस डी लिखा जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह पर यहाँ 1 है तो 1 लिखा जाएगा, 4ac सी की जगह पर df लिखा जाएगा बाई 2a और ए की जगह पर 1 है, यहाँ से u कितना आ जाएगा, प्लस डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2, दिस मे बी रिटन एज d प्लस माइनस d कॉमन ले लें अंडर रूट में तो d माइनस 4f बाई 2 एक पॉसिबल रूट्स की वैल्यू आती। अब इसमें हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि u के कौन से दो वैल्यूज हो सकते हैं और उससे संबंधित इमेज डिस्टेंसेस क्या होंगे, इसके आधार पर हम निकालने की कोशिश करेंगे। u के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें एक वैल्यू मिली थी u इक्वल टू डी प्लस माइनस अंडर रूट डी इंटू डी माइनस 4f बाई 2 केस 1। इसमें अगर देखा जाए इसके 3 स्थितियाँ होती हैं कि ये निगेटिव हो तो, जीरो हो तो, पॉजिटिव हो तो लेंस की कितनी पॉसिबल पोजीशंस मिल सकती हैं तथा इमेज बनेगा या नहीं बनेगा ये सारी संभावनाओं का पता चल सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं, अगर d माइनस 4f निगेटिव हो अर्थात d 4f से कम हो, u निगेटिव होगा अर्थात इमेजिनरी होगा। इन दिस केस देयर इज नो पॉसिबल पोजीशन ऑफ लेंस टू हैव इमेज रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो क्या लिखा जाएगा, नो पॉसिबल पोजीशन ऑफ लेंस फॉर रियल इमेज। दूसरे केस में देखते हैं, इफ d माइनस 4f इक्वल टू 0 दैट इज d इक्वल टू 4f देन you will have single value. So there is one possible position of lens। यहाँ से देखा जाए तो v इक्वल टू डी माइनस यू दे दिया जाए तो वैल्यू आनी है, तो f कितनी आनी है हमें, d बाई 4 वैल्यू आनी है। अब यहाँ से देखें कि क्या वैल्यू आता है, यहाँ से v निकाला जाए तो v की वैल्यू d माइनस यू आएगी, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। तो यहाँ फोकल लेंथ d बाई 4 आता है, अगर d माइनस 4f 0 हो अर्थात फोकल लेंथ की वैल्यू d बाई 4 दोनों के बीच की दूरी का चौथाई हो तो एक सिंगल पोजीशन मिलेगी और ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता दिखाई पड़ेगा। उस केस में निकाल कर वैल्यू रखा जाए यहाँ पर u इक्वल टू डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 में अगर रखा जाए f की जगह पर वैल्यू u इक्वल टू डी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस ये भी डी स्क्वायर आएगा, चूँकि f की जगह पर d बाई 4 रखें तो 4 से 4 जाएगा तो डी स्क्वायर आएगा और बाई 2 वैल्यू आती दिख रही है अर्थात u जब d बाई 2 आएगा तो v भी d बाई 2 आएगा। इस कंडीशन में जब देखा जाए तो इसका मतलब है कि लेंस को ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में बीचों बीच रखना होगा, जहाँ रखे जाने पर इमेज बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तो यहाँ से क्या निकाला जाए, एक चीज़ चेक की जा सकती है जैसे लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का क्या वैल्यू हो सकता है, हम लोग जानते हैं कि u की वैल्यू d बाई 2 आई है तो v भी d बाई 2 आएगा, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस कंडीशन में लेंस बीचों बीच रखा जाना है तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, दैट इज इमेज हाइट
बटा ऑब्जेक्ट हाइट बटा डी बाई यू। यहाँ से देखे जाने पर क्या होगा, देखेंगे तो d/2 और d/2 का वैल्यू देते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब चूँकि i निगेटिव होता है, रियल इमेज तो इन्वर्टेड होगा, इसलिए m की वैल्यू निगेटिव आनी है और -1 आनी है। चूँकि ये कटने के बाद v और u दोनों बराबर हैं, इसलिए मैनिफिकेशन -1 आएगी। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा, उल्टा होगा तथा मैनिफिकेशन निगेटिव आएगी। इसमें वैल्यू इसका देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू 1 आनी है। और इसका मतलब व्हेन d = 4f, दैट इज f = d/4, then possibility of single position of lens when it is placed midway between screen and object, then we will get equal size of image, inverted image with negative magnification having value 1. Now we will check the third case. In first case we have checked d less than 4f, second case we have checked d = 4f. Now we will check d is greater than 4f condition. Now we will check the third condition when d is greater than 4f, that is d minus 4f is greater than 0. क्या आएगा इसमें? केस 4 देखते हैं, केस 3 देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि इफ d minus 4f is greater than 0, that is d minus 4f is positive, that is d is equal to greater than 4f, then what is f is equal to d/4, what will happen? In this case you will have two values. ये कैसे निकालेंगे? साथ ही साथ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट केस में u1 हो जाएगा d प्लस d² माइनस 4df बाई 2। यहाँ से देखा जाए अगर इमेज डिस्टेंस v1 हो तो d = v प्लस u होनी है। यहाँ से v d माइनस u निकाला जाए तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, v1 = d माइनस d प्लस d² माइनस 4df बाई 2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा d माइनस d² माइनस 4df बाई 2। अब हम लोग इसको फिर u1 के लिए हमें v1 की वैल्यू तो आ गई, u1 और v1 जोड़ने पर फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की दूरी जब जोड़ी जाए तो हमें ये वैल्यू मिलती हुई दिखाई पड़ती। अब यहाँ पर u2 निकालते हैं। यहाँ पर d प्लस माइनस था, प्लस तो ले लिया, अब माइनस लेते हैं तो d माइनस d² माइनस 4df अंडर लिया जाए तो ये 2 आएगा। तो ये वैल्यू देखा जाए तो फर्स्ट केस में जो इमेज डिस्टेंस है, फर्स्ट केस की जो इमेज डिस्टेंस है वो सेकंड केस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आती हुई दिखाई पड़ रही। इसका मतलब ऐसा लगता है कि लेंस के दो पोजीशंस में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस एक दूसरे से इंटरचेंज करने वाले हैं। ठीक है, v1 u1 के बराबर आता, u2 के बराबर आता हुआ दिख रहा है। तो जरा u2 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो u2 की वैल्यू चेक कर लेते हो, यहाँ पर v2 आएगा तो यहाँ पर d = u2 प्लस v2 आना है। तब यहाँ से v2 क्या हो जाएगा, d माइनस u2। इसको अगर सॉल्व करते हैं d माइनस, अब यहाँ माइनस लेनी है हमें, d माइनस d² माइनस 4df, इसको √/2 कर दें तो इसकी वैल्यू सॉल्व आउट करने पर ये d प्लस d² माइनस 4df बाई 2 आते हुए दिख रही। इसका मतलब ये वैल्यू u1 के बराबर फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर आती दिख रही। इसका मतलब अगर स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेंस के फोकल लेंथ के 4 गुने से भी ज़्यादा हो तो लेंस की 2 पोजीशन मिलनी है और दोनों पोजीशंस में ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंसेस एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो दोनों मामले में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा उनका प्रोडक्ट अगर निकाला जाए तो 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो ये वैल्यूज़ हमारी सही मानी जाएगी। तो देखते हैं u1 और u2 और उससे संबंधित v1 और v2 को एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस में u1
d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर में 4df से निकाला गया था और V1 में माइनस आया था, इसलिए V1 की वैल्यू U1 से कम है, इसलिए मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ इमेज कम है, साइज ऑफ इमेज को यहाँ I1 कहा गया। अब दूसरे केसेस में जब U2 लिया गया तो U2 की वैल्यू V1 के बराबर आती दिखी, अर्थात इस केस में U2 कम है और V2 ज़्यादा है, लेकिन V2 U1 के बराबर है, इंटरचेंज हो गए इनके दोनों के डिस्टेंसेस। तो इस केसेस में चूंकि V2 की वैल्यू U2 से ज़्यादा है तो मैग्नीफिकेशन ज़्यादा आएगी, इसलिए इमेज I2 रखा गया। अब मैग्नीफिकेशन निकाला जाए तो फर्स्ट पोजीशन के केस में मैग्नीफिकेशन इमेज हाइट बटा ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखा जाएगा, और सेकंड के मामले में M2 इक्वल टू I2 बाई O और यहाँ पर V2 बाई U2 लिखा जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट साइज तो चेंज हो ही नहीं रहा, चूँकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो फिक्स है, केवल लेंस की पोजीशन को इधर करके हम लोग अलग अलग साइजेस के इमेज स्क्रीन पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेकेंड वाले मामले में इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट से, ये इमेज हाइट से ज़्यादा है, इन ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हाइट्स दोनों मामले में बराबर होंगे, V1 बाई U1 और V2 बाई U2 लिखा जाए। तो यहाँ से देखा जाए तो दोनों के मैग्नीफिकेशन का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो कितना आता दिखता है, M1 के जगह पर V1 बाई U1 लिख दें और M2 की जगह पर V2 बाई U2 लिख दें। ये क्या हो जाएगा भाई, V1 तो U2 के बराबर है तो U2 बाई U1 और V2 तो U1 के बराबर है, U1 बाई U2 लिख दिया जाए यहाँ पर, V1 बाई U1 और V2 बाई U2। V1 तो U2 के बराबर है, V2 तो U1 के बराबर है, दोनों को काटेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, M1 इंटू M2 इक्वल टू 1। ये आपका चेक पॉइंट है, यहाँ से आप निकालना चाहें तो M1 इक्वल टू 1 बाई M2 लिखा जा सकता है, या M2 इक्वल टू 1 बाई M1 भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से एक चीज़ दूसरी चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये दोनों लेंसेज के दोनों पोजीशंस के बीच एक गैप है x, मतलब in two cases we are having two positions of lenses with different values of U1 and U2 and corresponding V1 and V2, then there is a gap between two positions of x of lenses. What happens to this? If this distance is given, how you can find out the focal length of the lens? कैसे निकालें? तो ये डिस्टेंस कैसे दिखाई जाए, यहाँ पर U1 से U2 को माइनस कर दो तो x आता हुआ दिखता है। तो इफ x इक्वल टू लेंस पोजीशन सेपरेशन, लेंस पोजीशन डिस्टेंस लिया जाए, ये कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू U1 माइनस U2। यहाँ से U1 और U2 की वैल्यू भर के देखने की कोशिश की जाए, ये d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2 U1 की वैल्यू, और U2 की जगह पर d माइनस डी स्क्वायर माइनस 4df वैल्यू दी जाए तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या चीज़ आता हुआ दिख रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए, आप x की वैल्यू कुछ आती हुई दिख तो रही है यहाँ पर, और एलसीएम ले लें इसको तो ये d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df माइनस d प्लस डी स्क्वायर माइनस 4df, ये प्लस माइनस जाएगा, ये 2 बार आएगा, नीचे के 2 से कटेगा, तो x इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4df। इसका मतलब अंडर रूट लिया जाए, इसका मतलब अगर x स्क्वायर कर दिया जाए तो ये डी स्क्वायर माइनस 4df, यहाँ से देखें 4df इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन फोकल लेंथ इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4d। अगर दोनों केसेस में लेंसेज की दो पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस x दिए गए हो जो U1 और U2 का डिफरेंस के बराबर है, तो इस करना कुछ नहीं है, जस्ट यू हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज ऑफ U1 and U2 in two cases. After taking the LCM you will get x is equal to under root d square minus 4df. When it is squared, it is x square is equal to d square minus 4df, then 4df d square minus x square. Then you can easily find out the focal length d square minus x square by 4d, where x is equal to U1 minus U2. That is the separation between two positions of lenses for having image of the object on the screen with different sizes. But if and only if the separation between object and the screen is greater than 4 times the focal length of the lens. It means यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिलता है
कि फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, तो फोकल लेंथ की कंडीशन क्या मिलती दिखाई पड़ रही है हम लोगों को यहाँ से, ये f की वैल्यू लेस देन इक्वल टू d/4 होनी चाहिए। इसका मतलब f मैक्सिमम या d/4 होना चाहिए। कब होगा ये, d ग्रेटर देन लेस देन 4 की स्थिति में। इस मेथड के द्वारा हम लोग लेंस की दो डिफरेंट पोजीशंस निकालने की कोशिश करेंगे या ऑल पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, जिसके आधार पर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीन पर इमेज निकाल सकें। इसके लिए एक शर्त पूरी करनी होगी कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ से भी ज़्यादा हो, तभी दो पोजीशंस मिलेंगे। अगर इमेज स्क्रीन और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ के बराबर हो तो केवल एक पोजीशन मिलेगा, जस्ट इन मिडवे बिटवीन बोथ। लेकिन अगर d4f से कम होना है तो कोई पोजीशन लेंस की नहीं मिलनी है, और यू कांट गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन यूजिंग दैट लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज ग्रेटर देन d/4. So the maximum focal length, possible focal length of any convex lens to cast the image of the object on the screen must be less than or equal to d/4. It means d must be greater than 4f. In that case, maximum focal length required focal length is d/4. Then only you can get the image of the object on the screen if the distance between them is given. Thank you very much. Now, based on this conversation today, what we have taken today, it is totally targeted towards JEE Mains Physics of Optics section. हम लोग प्रत्येक वीडियो में लाइट से अभी तत्काल शुरू में केवल लाइट से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल लेकर आएंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वे न्यूमेरिकल पहले की परीक्षाओं में आए हुए हो सकते हैं या कुछ नए हो सकते हैं, जिसके आधार पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में आसानी हो, ताकि JEE मेंस की परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, भारी नहीं होते। उनके कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया जाए तो बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, समय भी हमारा कम लग सकता है अगर प्रैक्टिस की जाए तो। इसलिए हम लोग ये MCQ सीरीज़ है, ये MCQ फॉर्मेट में है, इसलिए आंसर तो आपका d/4 होना है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका D आना है, चौथा ऑप्शन। इसी टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव्स आगे की स्क्रीन पर दिए गए हैं, जिनके आंसर्स भी दिए गए हैं, जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें। आंसर तो दिए गए हैं, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आप उसको आंसर बोल सकते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट result whatever given there, then you can go to my blog where you will have the detailed answer of these questions which are on the next screen. There are 4 questions related to this topic only, totally related to this topic only, but with some different orientations. लास्ट पेज में ब्लॉग का एड्रेस दिया है, वहाँ जाएँ आप। अगर आप मोबाइल पर खोलते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल पर खोलते हैं तो वेब व्यू पर जाए, वहाँ पर जाकर ब्लॉग को खोलें, उसकी जो लिंक दी गई है उसके लेवल सेक्शन में जाए, JEE मेंस सेक्शन में जाए और वहाँ से MCQ सीरीज़ निकाल कर करने की कोशिश करें। हम लोग आज के बाद प्रत्येक आने वाले वीडियो में MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे, जो कि JEE मेंस और JEE एडवांस की वर्तमान पद्धति के अनुसार होता है, जिसमें ऑप्शंस होते हैं। अभी हम लोग सिंगल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन भी लेकर आएंगे, एसेंशियल रीजनिंग भी लेकर आएंगे, मैचिंग भी लेकर आएंगे, मैट्रिक्स सिस्टम पर भी लेके आएंगे, नंबर सिस्टम पर भी लेके आएंगे। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग लाइट सेक्शन में है, लाइट सेक्शन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देखा जाए कितना समझ आ सकती है, कहाँ तक जाकर समझ सकते हैं और किस रेंज में जाके हम लोग समझ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वैरायटीज़ मिलेंगे। प्रैक्टिस तो आपने करनी है। MCQ है, सॉल्व करें, आंसर मिलाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा हो प्रोसेस पर, आंसर तो मालूम पड़ जा रहा हो लेकिन निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो आप दिए गए ब्लॉग एड्रेस पर जाकर आप उसके डिटेल आंसर को देख सकते हैं, जो कि पोस्ट कर दी जाएगी। इस ब्लॉग पर भी आपको
जितने भी वीडियोज़ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रत्येक में एमसीक्यू होगा, उसके साथ कुछ प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चंस होंगे, आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी भी टॉपिक पर जिसको समझने में परेशानी हो रही है, कोई न्यूमेरिकल जो समझने में परेशानी दे रहा है, आसानी से समझ में नहीं आ रहा, आप एक टेलीग्राम चैनल का एड्रेस दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल के जो कि परफेक्ट एक्सेल के नाम से ही है, उसके डिस्कशन सेक्शन में जाके आप अपना डाउट डाल सकते हैं। लेकिन आपको आइडेंटिटी क्लियर करनी पड़ेगी कि हु आर यू, फ्रॉम यू आर टॉकिंग विथ मी, ताकि मुझे आपको रिबैक करने में आसानी हो, समय रहते सारा आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर ए नेक्स्ट क्वेश्चन विथ अ न्यू जर्नी। थैंक यू वेरी मच।